हेलो गाइस। तो अब हम एलपीपी में फॉर्मुलेशन स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन फॉर्मुलेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपना बेसिक क्लियर कर लीजिए। यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे। जैसे कि ये साइन है, इस साइन को हम क्या कहते हैं? इस साइन को हम कहते हैं इक्वल, राइट? इक्वल की साइन कहते हैं। ओके। और इस साइन को हम कहते हैं ग्रेटर देन। इस साइन को हम क्या कहते हैं? ग्रेटर देन। ओके। ग्रेटर देन। एंड यहाँ पे देखो इक्वल भी लगा है, तो इसलिए इसका नाम ग्रेटर देन एंड इक्वल। जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं फिर से लगाता हूँ, इसे कहते हैं इक्वल और ये है ग्रेटर देन। तो इस पूरी साइन का नाम है ग्रेटर देन एंड इक्वल। ओके। और मैं इसे मिटा देता हूँ और यहाँ पे बनाता हूँ, तो इस साइन का नाम क्या रहेगा? लेस देन। लेस देन और इक्वल। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होगे कि किसे ग्रेटर कहे तो और किसे लेस कहे, तो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। 3 और 5, ये दो नंबर में कौन सा नंबर बड़ा है? 5 बड़ा है, राइट? तो 5 की तरफ मुंह खोल दो, हो गया। तो 5 यहाँ पे ग्रेटर हो गया, राइट? ये 5 यहाँ पे ग्रेटर हो गया और 3 यहाँ पे, 3 क्या हुआ? 3 छोटा है, तो 3 की तरफ मुंह नहीं खोलना है। मान लो अगर मैं 5 और 3 को ऐसा लिखता हूँ, ओके, तो यहाँ पे ग्रेटर कौन है? 5 है, तो 5 की तरफ मुंह खोल दो। ओके। अब अगर मैं इसको मैं इक्वेशन 1 और 2 दे देता हूँ। ओके। अगर मैं 1 को स्टेटमेंट में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? 3 is less than 5। क्योंकि हम इंग्लिश कहाँ से रीड करते हैं? इस डायरेक्शन से रीड करते हैं ना। ऐसा तो नहीं रीड करेंगे, 5 से थोड़ी जाएंगे, उल्टा थोड़ी जाएंगे। हम कैसे रीड करते हैं? A B C D E, राइट? यहाँ से रीड करते हैं, बराबर ना? ऐसा उल्टा रीड नहीं करते। अब अगर मैं इसे रीड करूँ तो मैं यही बोलूंगा कि 3 is less than। तो देखो नाम आया लेस देन। ओके, लेस देन 5। और अगर मैं यहाँ इसे रीड करूँ तो क्या बोलूंगा? 5 यहाँ से रीड करना पड़ेगा, तो 5 पहले आ रहा है, बराबर? तो 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 3। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका। ओके। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक कॉन्सेप्ट और है। ये तीन जो साइन, ये जो तीन सिंबल, जिसे मैं कह सकता हूँ या साइन कह सकता हूँ, तो ये तीन साइन का एलपीपी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे अब ये नंबर लाइन आपको दिख रही है ग्रीन में। ओके। तो ये नंबर लाइन है, ओके, ये जीरो है। बचपन में आपने पढ़ा ही होगा कि ये लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड। ओके। और जीरो के इस तरफ जो होगा वो राइट हैंड साइड होता है, राइट? तो लेफ्ट में जीरो, सब नेगेटिव होते हैं जीरो के, और ये बीच में जीरो है, ये अपना जीरो है। ओके। तो लेफ्ट हैंड साइड सारे जीरो, सारे नेगेटिव्स होते हैं, और राइट हैंड साइड सारे पॉजिटिव नंबर होते हैं। तो ये बेसिक नंबर लाइन है। और तो अब आप ये सोच रहे होगे कि नंबर लाइन का एलपीपी में क्या रिलेशन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और बहुत ही, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि जो भी वर्ड प्रॉब्लम होगी, तो वर्ड प्रॉब्लम को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर पाओगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2। ओके। एग्जैक्टली इक्वल। एग्जैक्टली इक्वल का मतलब क्या है? मान लो मैं ये लेता हूँ x इक्वल्स टू 2, इसका मतलब क्या हुआ? बहुत ही आसान है कि जहां पे दो है ना, वहां पे ऐसे सर्कल कर दो, ये हो गया एग्जैक्टली इक्वल्स टू 2। समझा है आपको? बहुत सिंपल है, x इक्वल्स टू 2। तो मेरा x जो है वो ये पॉइंट है, एक पॉइंट के बराबर है। तो अब अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो मेरा x सिर्फ यही रहेगा, x इक्वल्स टू 2, बस। ओके। ये ऑब्वियसली जीरो तो रहेगा ही, जीरो है, 1 है और 2 है, तो मैं 1 और उसको तो नहीं लिख रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे लिख रहा हूँ। तो ये 2 है। ओके। तो बहुत सिंपल है। चलो अब मैं दूसरा लेता हूँ, चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ग्रेटर देन इक्वल्स टू, मान लो अगर आपको मैं ऐसे देता हूँ, मिनिमम 2। ठीक है। तो अच्छा, जो एलपीपी है, एलपीपी में हम नेगेटिव नंबर को काउंट नहीं करेंगे। ओके। हम नेगेटिव नंबर को काउंट नहीं करेंगे, तो इसे मैंने इसे लिखा तो है, लेकिन हम इसे यूज नहीं करेंगे। ओके। अब मिनिमम 2 का मतलब क्या होता है? मिनिमम 2 मतलब कम से कम 2। तो इसका एक दूसरा वर्ड भी है, मैं ये 2 हटा देता हूँ। मिनिमम का एक दूसरा वर्ड भी है, एटलीस्ट। एटलीस्ट मतलब कम से कम। तो ऐसे वर्ड्स आपको क्वेश्चन में आएंगे, आपको ये समझना बहुत जरूरी है। ओके। मिनिमम और एटलीस्ट, ये दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अगर आप ये कहो कि मिनिमम 2 और एटलीस्ट 2, इसका मतलब यही है। लेकिन इसे हम मैथमेटिकल इक्वेशन में क्या लिखेंगे कि x इज कम से कम 2 होना चाहिए। x कम से कम 2 होना चाहिए। एक एग्जांपल मैंने 2 लिया, आप 5 भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं। चलो हम 5 ले लेते हैं, या 3 ले सकते हो, कोई इशू नहीं, 3 ले लेते हैं यहाँ पे। ओके। तो x कम से कम 3 होना चाहिए। कम मतलब 3 कम है, बराबर। अगर मैं नंबर लाइन पे देखूं
तो कम से कम 3 का मतलब क्या होता है? कम से कम 3 होना ही चाहिए। 2 हुआ तो नहीं चलेगा, कम से कम 3 होना चाहिए। और 3 से ज्यादा हुआ, हाँ तो भी चलेगा, 3 और 3 से ज्यादा होना चाहिए। तो इस केस में मिनिमम मतलब कम, लीस्ट मतलब कम, मिनिमम मतलब कम, लीस्ट मतलब कम। तो मिनिमम 3 मतलब 3 कम है, छोटा है, उसकी तरफ मुंह मत खोलो। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। ओके, तो इसे कहते हैं हम मिनिमम। आपको समझ में आया? बहुत आसान है यहाँ पे। इसके मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो ये 3 नहीं, ये 3,000 रुपए है। ये क्या है? 3,000 रुपए। ओके, ये है 3,000 रुपए। और आप लोग, आपके फ्रेंड सर्कल ने एक प्लान बनाया कि आप लोग कहीं पिकनिक जा रहे हो, ओके, कहीं आउटिंग पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो। तो अब मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है पैसों की, वो है कम से कम 3,000 रुपए। ओके, मतलब हर पर हेड, हर एक के ऊपर कम से कम 3,000 रुपए आएंगे। अब जो जितना ज्यादा लेके आ सकता है तो वो ज्यादा खर्चा करेगा, लेकिन कम से कम 3,000 रुपए की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो 3,000 रुपए हर बंदे को लेकर आना है, बराबर। लेकिन अगर कोई 3,000 से कम लाया तो चलेगा? नहीं चलेगा, राइट। तो उसको कम से कम 3,000 लाना है। इसको 3,000 पकड़ लेते हैं। ओके, सपोज ये सब हजारों में है। ओके, ये 1000 में है। ओके, तो थोड़ी देर के लिए कंसिडर कर लो कि ये 1000 में है। ओके, तो आ, अगर कोई सिर्फ 2,000 लाएगा तो चलेगा? नहीं, क्योंकि मिनिमम कम से कम तो 3,000 लगने वाले हैं। 3,000 के ऊपर लाए तो चलेगा, और क्या चलेगा? क्या दौड़ेगा 3,000 के ऊपर? लेकिन कम से 2,000 अगर कोई लेकर आता है तो उसको कम पड़ जाएंगे ना पैसे। ओके, तो कम से कम का मतलब ये होता है कि ये कम है, तुमको इससे ज्यादा लाना है तो इसकी तरफ मुंह नहीं खोलना है। आई होप कि आपको ये समझा है। ओके, तो चलिए मैं आपको थर्ड एग्जांपल देता हूँ। एट मैक्सिमम, मैक्सिमम 2, और मैक्सिमम का दूसरा नाम है एट मोस्ट। एट मोस्ट अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एट मोस्ट 3 4 लिख देता हूँ। ओके, चलो 4 लेते हैं इस केस में। तो एट मोस्ट का मतलब क्या है? मैं एक्स और 4 ऐसे लिखता हूँ। एट मोस्ट का मतलब क्या है? मैक्सिमम, मैक्सिमम का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा। एट मोस्ट का मतलब भी वही है, ज्यादा से ज्यादा। तो ज्यादा से ज्यादा का मतलब क्या है? अगर मैं नंबर लाइन में देखूं, 4 से ज्यादा लूंगा 5 तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 4 ही होना चाहिए। 4 से कम रहा तो चलेगा। मैक्सिमम का मतलब ही यही होता है ना, कि मैक्सिमम इतना होना चाहिए, उसके ऊपर नहीं चलेगा। तो 4 के ऊपर नहीं चलेगा, मतलब 4 ज्यादा है, 4 मैक्सिमम है, 4 मोस्ट है। इसका मतलब 4 की तरफ मुंह खुलेगा। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें एलपीपी में जो प्रॉब्लम्स है, स्पेशली जो वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको ये टर्म्स समझना बहुत जरूरी है कि मिनिमम किसे कहते हैं, मैक्सिमम किसे कहते हैं, एटलीस्ट क्या होता है, एट मोस्ट क्या होता है, एग्जैक्टली इक्वल क्या होता है। गाइस, तो अब हम यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, इस केस में सिर्फ हम इस क्वेश्चन में, और जितने भी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो हम सिर्फ फॉर्मुलेट करेंगे। तो ये सीरीज जो रहेगी, ये क्वेश्चन आंसर्स जो रहेंगे, वो सिर्फ फॉर्मुलेशन पे बेस्ड रहेंगे। हमें पहले फॉर्मुलेट करना सीखना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। फॉर्मुलेशन करने के लिए मैं आपको एक बेसिक रूल आपको बता देता हूँ कि हमें कुछ इस तरीके का टेबल बनाना है। मैं साइड में बना देता हूँ ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स आएंगे, अल्फाबेट्स आएगा, जैसे ए बी सी, कुछ एंट्रीज आएगी। उसी तरीके से यहाँ पर भी कुछ एंट्रीज आएगी, जैसे F1 ले लो, F2 ले लो। अब यहाँ पे कितनी भी एंट्रीज आ सकती है, मैंने 3 लिखा है, ए बी सी। जरूरी नहीं 3, 4 भी हो सकती है, एक भी हो सकती है। उसी तरीके से इसे हम कहते हैं रो। ओके, तो रो में 3 4 एक कितनी भी एंट्रीज आ सकती है। और जो ऐसे वर्टिकल होता है ना, उसे हम कहते हैं कॉलम। तो कॉलम में भी कितनी एंट्रीज आ सकती है? यहाँ पे मैंने 2 ले लिया है। ओके, तो यहाँ पे कुछ एंट्रीज आएगी, और अब ये हो गई एंट्रीज। अब एक तरफ आएगी अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। ओके, या फिर हम कह सकते हैं इसका दूसरा नाम कैपेसिटी। एक तरफ आएगी अवेलेबिलिटी, या फिर हम उसे कहेंगे कैपेसिटी। अगर एक तरफ अवेलेबिलिटी या कैपेसिटी आ रही है तो दूसरी तरफ आएगा हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे हम z से डिनोट करते हैं। दूसरी तरफ आएगा हमारा क्या? ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे हम z से डिनोट करते हैं। ओके, सिंपल। और ये इस तरीके से भी हो सकता है। मान लो अगर z यहाँ पे आता है। ओके, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन जिस तरीके से पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद हमें ये समझ में आएगा कि हमें z कहाँ पे लेना है।
और किस चीज को कहाँ पे लेना है। ओके, हम ऐसे भी कर सकते हैं कि z इधर आ गया और ऑब्जेक्टिव, और z इधर आ गया और अवेलेबिलिटी और कैपेसिटी, अवेलेबिलिटी या फिर उसका दूसरा नाम क्या है, कैपेसिटी, कैपेसिटी यहाँ पे ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ओके, ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। ओके, तो यहाँ पे z आएगा, यहाँ पे अवेलेबिलिटी आएगी या कैपेसिटी आएगी, या फिर ऑल्टरनेटिवली इधर अवेलेबिलिटी या कैपेसिटी आ जाएगी और इधर z आ जाएगा। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब ये टेबल के अंदर क्या आएगा, इस टेबल में आएगा पर यूनिट का प्राइस। ओके, प्राइस जरूरी नहीं, प्राइस पर यूनिट की वैल्यू। ओके, पर यूनिट जो भी रहेगा, पर यूनिट मतलब एक का भाव रहेगा। ओके, तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर था। अब हम देखेंगे कि क्या ये क्या चीज है ABC, ये किस चिड़िया का नाम है। ओके, हम सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले कलर चेंज कर लेता हूँ। ओके, ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, और कलर चेंज करने के बाद मैं, मुझे पता है कि मैं इसे क्या करने जा रहा हूँ, फॉर्म्यूलेट करने जा रहा हूँ। तो जब मैं फॉर्म्यूलेट करूंगा तो मैं इस तरीके की कुछ लाइन खींच लूंगा। ओके, मैं इस तरीके की कुछ लाइन खींच लूंगा। ओके, मुझे पता नहीं कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स आएंगे, कितने नंबर्स आएंगे, कितनी एंट्रीज आएगी, कितनी भी आ सकती है। तो मैं फिलहाल के लिए ये वाली लाइन नहीं खींच रहा हूँ। हो सकता है कि सिर्फ 2 ही आ जाए, और मैं अगर यहाँ पे लाइन खींच दूँ तो ये तो बहुत बड़ी स्पेस हो जाएगी, तो मैं इसे मिटा देता हूँ। इस तरीके से सबसे पहले टेबल बना लेना है। अब क्वेश्चन पढ़ना है और हमें एंट्रीज को ढूंढना है। ओके, मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स A एंड B। तो देखो यहाँ से समझ में आ गया कि 2 प्रोडक्ट है, वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A और B। आप कहीं पर भी लिख सकते हो, ऐसे कोई जरूरी नहीं, आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। हम दोनों वे से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई जरा भी परेशानी ना हो। ओके, हमने रो में ही क्यों लिखा, कॉलम में क्यों नहीं लिखा, तो हम उसे भी सॉल्व करेंगे। ओके, तो अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स A एंड B टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ सी, 1 यूनिट यहाँ पे आया, 1 यूनिट, एक यूनिट। टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ A इतना मशीन आवर्स चाहिए एंड 2.5 लेबर आवर्स आर रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, एक और एंट्री एंट्री यहाँ पे मिली है, मशीन आवर्स। मशीन आवर्स मतलब मशीन के घंटे, है ना, कितने घंटे मशीन काम कर रही है, और लेबर आवर्स, लेबर आवर्स। तो अब इसमें क्या बोला है, टू मैन्युफैक्चर 1 यूनिट ऑफ ए 1.5, एक यूनिट बनाने के लिए 1.5 मशीन आवर्स चाहिए और 2.5 लेबर आवर्स चाहिए। समझा। अब आगे क्या बोला है, टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बी 2.5 मशीन आवर्स एंड 1.5 लेबर्स आर रिक्वायर्ड। अब बी के लिए 2.5 मशीन आवर्स और लेबर आवर कितना चाहिए, 1.5 लेबर आवर्स आर रिक्वायर्ड। ये हो गया। तो यहाँ से आपको कुछ थोड़ा बहुत तो एक आइडिया मिल रहा होगा कि हमें वेरिएबल्स भी मिल गए, मतलब जो एंट्रीज होती है रो और कॉलम में जो एंट्रीज होती है हमें वो भी मिल गई, और अंदर यूनिट, पर यूनिट की वैल्यू भी मिल गई है। पर यूनिट मतलब यूनिट ए के लिए, एक यूनिट के लिए इतना मशीन आवर्स चाहिए, इतना लेबर आवर्स चाहिए। ओके, तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू हमने लिख दी है। अब आगे क्या दिया है, इन इन अ मंथ 300 मशीन आवर्स और 240 लेबर आवर्स आर अवेलेबल। अब यहाँ पे देखो अवेलेबल, यहाँ पे देखो अवेलेबिलिटी आ गई। तो अब मैं डायरेक्टली ऐसे लाइन खींच देता हूँ। ओके, मैं कुछ इस तरीके की लाइन खींच देता हूँ। अब अवेलेबिलिटी कहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है या यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से इसको समझ में आ जाए। ओके, तो यहाँ पे लिखा है कि इन अ मंथ 300 मशीन आवर्स, टोटल मतलब 300, एक महीने में 300 मशीन आवर्स अवेलेबल है और 240 लेबर आर अवेलेबल है। तो अवेलेबिलिटी कहाँ पे आएगी, मशीन आर के सामने। मशीन आर यहाँ पर है, बराबर, मशीन आर कहाँ पर है, ये है मशीन आर। तो मैं यहाँ पे थोड़ी ना लिखूंगा वैल्यू, ये तो ए के सामने वैल्यू हो जाएगी। मुझे इसकी जो वैल्यू लिखना है वो मशीन आर के सामने लिखना है। तो मशीन आर के सामने मैं लिखूंगा 300, और उसी मंथ में 240 लेबर आवर्स चाहिए। तो लेबर आवर्स कितना है, 240। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 240 लेबर आवर्स आर अवेलेबल। अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ, मशीन आवर्स, अगर कोई मशीन एक घंटे में, अगर एक दिन में सिर्फ 12 घंटे काम कर सकती है या 10 घंटे काम कर सकती है, तो क्या आप उससे 11 घंटे काम करवा सकते हो, नहीं। 10 घंटे काम करने के बाद उसे रेस्ट देना पड़ेगा, या तो वो बंद हो जाएगी या तो काम नहीं करेगी, जो भी एक्स वाइज है, आप उससे एक्स्ट्रा काम नहीं करवा पाओगे। ओके, तो ये उसकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है,
इससे ज्यादा वो काम नहीं कर पाएगी। ओके, अब उसी तरीके से यहाँ पे लेबर्स का भी ऐसे ही होता है कि वो सुबह में 9 o'clock को या 8 o'clock को जो भी उनका टाइमिंग है वो आएंगे, और एक दिन में जितना उनको 7 घंटे काम करना है, 7.5 घंटा जो भी वो काम करो, जैसे आपका एग्रीमेंट हुआ है, उसके ऊपर वो अवेलेबल नहीं रहेगी। राइट, तो उसके ऊपर अवेलेबल उनकी उनकी जो आर है, लेबर आर, जो उनके काम करने का टाइम है, वो लिमिटेड है, वो अनलिमिटेड नहीं है। ओके, तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन अ मंथ 300 मशीन आवर्स ही अवेलेबल है। एक मतलब वो मशीन पूरे मंथ में सिर्फ 300 आवर्स ही काम कर सकती है। उसके बाद उसे या तो रिप्लेस कर दो, या उसे अ, उसे रेस्ट दो, या जो भी है उसके साथ जो भी करो, लेकिन यहाँ पे बोलने का मतलब है कि इतना ही अवेलेबल है, इससे ज़्यादा अवेलेबिलिटी यहाँ पर नहीं है। ये कैसे समझ में आया? बहुत ही सिंपल है। जैसे मान लो आप मैं एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ कि आप रिचार्ज कर लो, आप अपने मोबाइल का रिचार्ज करो। ओके, तो 1 महीने का रिचार्ज है, ठीक है, 30 डेज का जो भी अनलिमिटेड जो भी प्लान मारना है वो प्लान मारो, इंटरनेट ये वो फलाना फलाना अमका ढमका जो आपको प्लान लेना है आप ले लो। ठीक है, अब क्या 1 महीने 30 दिन के बाद 31वें दिन, ओके, 31वें दिन क्या वो प्लान आपका काम करेगा? नहीं, आपको रिचार्ज करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है 30 दिन। 30 दिन के बाद आपका डेटा प्लान समाप्त हो जाएगा, अगर चाहे आप उसे यूज करो या ना करो। ओके, तो उसकी मैक्सिमम अवेलेबिलिटी है 30 दिन। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो क्या 30 से बड़ा है, क्या 30 के ऊपर तुम जा सकते हो? नहीं जा सकते हो। अगर जाना है तो फिर से तुमको नया रिचार्ज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कहूंगा कि 30 ही मैक्सिमम है, इसकी तरफ मुंह खोल दो। मैक्सिमम 30 ही है, 30 दिन ही अवेलेबल है, 30 के ऊपर तुम नहीं जा सकते हो। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझा है। उसी तरीके से यहाँ पे मशीन आवर्स की अवेलेबिलिटी है 300 आवर्स, इसके ऊपर आप नहीं जा सकते हो, यही मैक्सिमम है। लेबर आवर्स 240 है, यही मैक्सिमम है, ये है अवेलेबिलिटी। यार इसे बोलने ही नहीं आता, अवेलेबिलिटी बोलने ही नहीं आता है मुझे तो। ओके, अवेलेबिलिटी जो भी है, और यहाँ अगर यहाँ पे अवेलेबिलिटी आ गई तो यहाँ पे आएगा जेड, यहाँ पे आएगा जेड, जो कि हमारा होता है प्रॉफिट या कॉस्ट फंक्शन, बराबर, जिसे हम ऑब्जेक्टिव के तौर पे लेते हैं। ओके, तो तो अब क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ओके, तो हम आगे रीड करते हैं इसे। प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ए इज 50। तो यहाँ पे देखो, ये 50 किसका है? ए का है, तो मुझे ए के सामने लिखना है, तो ए के सामने मैं लिखूंगा प्रॉफिट 50, और बी के सामने लिखूंगा 40। ओके, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आती है। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को बना लिया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? फॉर्म्यूलेट एज एलपीपी। आपको सॉल्व करने नहीं बोला है, आपको बोला है कि सिर्फ इसे फॉर्म्यूलेट करके दे दो, सॉल्व मत करो। ऐसे बोला है कि सॉल्व करो? नहीं। अगर इसे सॉल्व करना होता तो वो क्वेश्चन में इस तरीके से लिखता, फॉर्म्यूलेट एज एलपीपी एंड सॉल्व इट, या फिर ऐसे सॉल्व करके कुछ वर्ड यूज करना। तो अब हम इसे प्रॉपर फॉर्मुलेट करेंगे। ओके, तो एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। जिस डायरेक्शन में हमारा z बनता है, जिस डायरेक्शन में हमें अपना z प्राप्त होता है, उसी डायरेक्शन में हम सारी इक्वेशंस को लिखेंगे। हमारा z कैसा है? हमारा z कुछ इस डायरेक्शन में हमें प्राप्त हुआ है, इस डायरेक्शन में हमारा z हुआ है, तो मैं सिंपल इसे लिख दूंगा 50x और 40y, दैट्स इट। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, z इक्वल्स टू 50x प्लस 40y। ओके, मैंने ऐसा लिख दिया। अब नीचे क्या आता है? नीचे आता है सब्जेक्ट टू, राइट, नीचे क्या आता है? सब्जेक्ट टू, जो कि हमारा कॉन्स्ट्रेंट होता है। तो अगर z ऐसे बन रहा है तो हमारी सारी इक्वेशंस ऐसे ही बनने वाली है। ओके, हमारी सारी इक्वेशंस ऐसे ही बनेगी। तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे x दे दो, यहाँ पे y दे दो, यहाँ पे x दे दो, यहाँ पे y दे दो, और खेल खलास। ओके,
तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.5 एक्स प्लस 2.5 वाई, और आगे क्या है ये भी तो देखो, आगे क्या है, लेस देन इक्वल्स टू 300, और यहाँ पे क्या है 2.5 एक्स प्लस 1.5 वाई, और जो साइन है वही डालो यार, 240। ओके, अब एक चीज है यहाँ पे, वो क्या चीज बच जाती है कि जो तुम्हारा एक्स है, जो तुम्हारा एक्स है और जो तुम्हारा y है, दोनों भी मिलाकर 0 से बड़े होने चाहिए। आप चाहे उसे x ऐसे लिख दो, अलग अलग करके लिखो कि 0 से x 0 से बड़ा होना चाहिए, कॉमा लगाओ, एंड y 0 से बड़ा होना चाहिए, या तो एक साथ लिख दो कि x एंड y, बीच में कॉमा लगा दो, x एंड y दोनों भी 0 से बड़े होने चाहिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये होता है हमारा कॉन्स्टेंट। इस केस में हमारे पास कितने कॉन्स्टेंट्स हैं, कॉन्स्टेंट 1, कॉन्स्टेंट 2। ओके, तो ये यहाँ पे हमें दो कांस्टेंट मिले, और ये क्या होता है, ये होती है हमारी बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन होती है हमारी, क्या होती है, बाउंड्री कंडीशन। और ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन, z क्या होता है हमारा, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, अब एक चीज की कमी है इसमें, हाँ हाँ, अभी तक ये फॉर्मुलेट कंप्लीटली नहीं हुआ है। हमें क्या करना है, प्रॉफिट। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है, प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, हमें क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है, किसे करना है, प्रॉफिट को। तो जो z हमारा होता है हमें वो चेक करना होता है, क्या z कॉस्ट दिया है, कॉस्ट मतलब खर्चा, प्रॉफिट मतलब फायदा, बराबर। तो z किस में दिया है, प्रॉफिट पर यूनिट फॉर a इज ₹50। जो z हमारा होता है वो हमेशा या तो प्रॉफिट रहेगा या कॉस्ट रहेगा, मतलब z हमेशा पैसों से रिलेटेड होगा या टाइम से रिलेटेड होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हें पैसों से ही रिलेटेड होगा, या तो तुम्हारा खर्चा होगा या तो तुम्हारा प्रॉफिट होगा, ये है तुम्हारा z। तो इस प्रॉफिट को तुम या तो मैक्सिमाइज करोगे या तो मिनिमाइज करोगे। तो यहाँ पे प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को ऑब्वियसली हर कोई मैक्सिमाइज ही करना चाहेगा। तो ये हो गई हमारी फॉर्मुलेशन। ओके, तो इस तरीके से हमने इसे फॉर्मुलेट कर लिया है, मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू। फॉर्मुलेशन में तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन, जिसे हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जो हमारा z होता है, जो कि प्रॉफिट, कॉस्ट, पैसों से रिलेटेड होता है। उसके बाद जो आती है हमारी इक्वेशंस, जिसे हम कांस्टेंट कहते हैं। हमें यहाँ पे दो इक्वेशन मिली, मतलब दो कांस्टेंट, और तीसरी होती है बाउंड्री कंडीशन। ओके, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया है। गाइस, मान लो अगर सेम क्वेश्चन को हम डिफरेंट टेबल से करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, तो मैं इसे मिटा देता हूं, तो मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लेता हूं। ओके, अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। अ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स ए और बी, तो ए और बी को मैंने यहाँ पे लिख दिया, मुझे समझ में आ गया, दो प्रोडक्ट्स है ए और बी। अब आगे क्या है, टू मैन्युफैक्चर वन यूनिट ऑफ ए, वन यूनिट ऑफ ए, एक यूनिट मैन्युफैक्चर करने के लिए 1.5 मशीन आवर्स चाहिए और 2.5 लेबर आवर चाहिए। क्या बनाने के लिए, ए को बनाने के लिए। तो ए को बनाने के लिए 1.5 मशीन आवर चाहिए और 2.5 लेबर आवर चाहिए, समझा आपको। और आगे क्या है, टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बी, 2.5 मशीन आवर्स चाहिए, 1.5 लेबर आवर चाहिए। बी बनाने के लिए, बी का एक यूनिट बनाने के लिए, वही सेम यहाँ पे एक यूनिट ही है, टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बी, ठीक है, 2.5 मशीन आवर्स चाहिए। मशीन आवर 2.5 तो मैंने मशीन आवर के अंडर में लिखा है, और 1.5 लेबर आवर चाहिए तो मैंने लेबर आवर के अंदर में लिखा है। अब आगे क्या बोला, इन अ मंथ 300 मशीन आवर्स आर अवेलेबल। तो मशीन आवर्स की टोटल अवेलेबिलिटी कितनी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अवेलेबल बोला है, मैं अवेलेबिलिटी लिख देता हूँ। 300 मशीन आवर्स अवेलेबल है। क्या 300 से ऊपर जाएगा, नहीं, तो यही सबसे बड़ा है। ओके, और आगे क्या बोला है, 240 लेबर आवर्स अवेलेबल है, 240 लेबर आवर्स आर अवेलेबल, तो इससे ज़्यादा हमें नहीं मिलने वाले। ओके, तो ये हो गया, इन अ मंथ 300 मशीन आवर्स एंड 240 लेबर्स आर अवेलेबल। यहाँ पे एक्चुअली मैंने इसे दो दो बार लिखा है, तो कोई इशू नहीं, इसे मैं मिटा देता हूँ। प्रॉफिट पर यूनिट फॉर ए इज ₹50। अब यहाँ पे ए का प्रॉफिट कितना दिया है, ए का प्रॉफिट दिया है तो मैं प्रॉफिट जेड में डालूंगा, बराबर। तो ए का प्रॉफिट है 50, मैं ए के सामने लिखूंगा, और बी का प्रॉफिट कितना है 40, मैं बी के सामने लिखूंगा। ओके, तो अब मेरा जेड कैसे बन रहा है। अब ध्यान देने वाली बात तो ये है कि यहाँ पे z कैसे बन रहा है, मेरा z कुछ ऐसे बन रहा है, ऐसे वर्टिकल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा x और y, z होगा z इक्वल्स टू 50x प्लस 40y, जो कि मैंने ऑलरेडी लिखा है।
और अगर z वर्टिकल बन रहा है तो सारी इक्वेशन वर्टिकल बनने वाली है, ये भी इक्वेशन वर्टिकल बनने वाली है। यहाँ पे सिंपल 2.5x 1.5y दोनों को प्लस कर दो, 1.5x प्लस 2.5y। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।